वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियाई जो है उसका नेक्स्ट लेक्चर है गाइज। और आज हम बात करेंगे जो है मास डिफेक्ट गाइज। किसी न्यूक्लियस में जो मास डिफेक्ट है वो किस तरह से है। देखिए गाइज, हमें पता है न्यूक्लियस जो होती है वो क्या होती है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है गाइज। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि किसी न्यूक्लियस में मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमने क्या किया, इसके अंदर जो पार्टिकल है उनको हमने क्या किया, उनके जो मास को रेंडमली अलग अलग ऐड किया। ठीक है ना, उनको ऐड किया और हमने इस न्यूक्लियस का मास निकाला। हमने इस न्यूक्लियस का क्या मास निकाला, लेकिन फिर हमने जो है इस प्रॉपर न्यूक्लियस को लिया और इसका मास निकाला, तो हमें कुछ चेंजेस मिला कि जैसे जो मास हमने ऐड करके निकाला उसमें और जो रियल मास होता है उसमें कुछ चेंजेस मिला। वो मास क्या होता है, उसमें कुछ कमी होती है गाइस। जो रियल मास होता है ना, उसमें जो हम इनको ऐड करके जो मास निकाल रहे हैं उससे कम होता है, कुछ कम होता है। तो वो क्या होता है, वो कम क्यों हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि जब इन न्यूक्लियस में जो पार्टिकल न्यूक्लियाई है, इन न्यूक्लियाई को जब हम कमांड करते हैं, डिप्रेस करके न्यूक्लियस जब बनता है गाइस, तो इसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी रिलीज की वजह से मास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं गाइस। देखिए गाइस कि द मास दैट डिस्प्रेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम में जो मास डिस्प्रेस हो जाता है, इसी को हमने टर्म दिया है, उसी को हमने क्या बोला है, मास डिफेक्ट कहा है गाइस। उसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं गाइस। यानी कि जो रियल मास होता है वो ऐड करके जो हम मास निकालते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करके जब हम निकालते हैं उससे कम आता है। और ये मास में जो कमी होती है वो किस फॉर्म से हो रही है, एनर्जी में। इससे पहले हमने देखा था कि मास और एनर्जी कंजर्व होते हैं गाइस। ठीक है, सेम ही चीजें E = mc² हम पहले देख चुके गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो अब हम देखते हैं कि गाइस ये मास जो है डिफेक्ट ये कितना होता है। ठीक है गाइस, तो मास डिफेक्ट इसको हम बोल सकते हैं कि मास डिफेक्ट जो है ना गाइस, कितना होगा डिफेक्ट। अब देखिए मास डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डेल्टा m बोलते हैं गाइस। ये कितना होगा, तो देखिए यहां से हम देखते हैं गाइस कि हमने जो कैलकुलेट किया है, हमने जो किया है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मान लो कितने प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, ये क्या होता है Z और A। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, Z। ठीक है गाइस, तो मास ऑफ, हम बात कर रहे हैं मास ऑफ नंबर ऑफ Z प्रोटॉन। जो Z प्रोटॉन है उनका मास हमने लिखा। किसी भी, मान लो किसी भी न्यूक्लियस के लिए हम कैलकुलेट करें, उस न्यूक्लियस के लिए Z एटॉमिक नंबर होगा, जितने Z होगा उतने क्या होंगे उसमें, हम हमारे पास प्रोटॉन होंगे, तो ZM मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि उतने उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से, या फिर हम निकाल सकते हैं कि पहले इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो ΔM है वो इक्वल है किसके, जो, तो ये होगा मास ऑफ न्यूक्लियन गाइस। ये किसके, मास ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होते हैं गाइस, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास होता है गाइस, वो निकालेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो डिफेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा। न्यूक्लियन क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि किसी न्यूक्लियस का जो हम मास निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करके हम उस न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हैं, और जो रियल मास है वो उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है गाइस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, दो पार्टिकल होते हैं ना, ये न्यूक्लियस यानी कि जो एटम, जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अंदर क्या क्या रहता है, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम लिखेंगे, तो ΔM = क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, चलो अब हमने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन में। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मान लो उस न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, ΔM = हम लिखेंगे कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, Z अगर प्रोटॉन है, और ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएंगे, Z है, तो Z को MP से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे A - Z, तो लिख देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, A - Z मास ऑफ न्यूट्रॉन
माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको हम x लिख देते हैं। किसी का भी जैसे x का न्यूक्लियस है या कार्बन का है, जिस भी चीज़ का हो तो मास ऑफ न्यूक्लियस लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या मिल गया, ये मास डिफेक्ट का हमें फॉर्मूला मिल गया गाइस। ठीक है गाइस, तो मास डिफेक्ट का आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, डेल एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस बाइंडिंग एनर्जी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, कंबाइंड हो रखे गाइस। तो इसके अंदर से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मान लो कुछ जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है गाइस, इनको इनसे बाहर निकालने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए, इसको बिखेर इन न्यूक्लियन और प्रोटॉन है इनको अलग अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं गाइस, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यानी कि द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियन, यानी कि न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। अब हमने देखा था कि हमने जब इसको बनाया था, हमने जब न्यूक्लियस को जो बनाया था, न्यूक्लियस जब बनती है गाइस, तो इन न्यूक्लियन को जब हम कंबाइंड करते हैं, इन न्यूक्लियन को जब हम कंबाइंड करते हैं गाइस, जब सेपरेटेड होते हैं और ये कंबाइंड करते हैं, तो हमारी जो न्यूक्लियस बनती है गाइस, इसमें से क्या होता है गाइस, इसमें से क्या निकलता है, मास निकलता है। और वो कौन सा मास होता है, वो डेल एम मास निकलता है, डेल एम यानी डिफेक्ट मास जो निकलता है। और किस फॉर्म में निकलता है, एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि डेल एम मास निकलता है। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, इसमें से डेली एनर्जी रिलीज हुई, जो कि डेल एम सी स्क्वायर के इक्वलिटी होती है गाइस। एनर्जी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी कि इसमें से एनर्जी कितनी निकली, मास जितना कम हुआ उतनी एनर्जी निकली। तो एनर्जी डेली कितनी है, डेल एम सी स्क्वायर के इक्वल होती है गाइस। तो इसकी वजह से इन न्यूक्लियन को कंबाइन किया, तो इसकी वजह से इसमें से डेल एन एनर्जी निकली। अब इस न्यूक्लियस को वापस अब इस न्यूक्लियस को हम अगर वापस इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जो डेल एम मास से जो एनर्जी फॉर्म में निकली है वही एनर्जी अब इसको वापस देंगे। और जैसे ही हम इसे ये एनर्जी डेल एम एनर्जी इसको अब वापस देंगे, तो ये क्या निकल जाएगी, ये सेपरेट हो जाएंगे गाइस। तो हम बोल रहे हैं कि जब इन न्यूक्लियस में से ये न्यूक्लियस जो है इनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी होगी या किसके इक्वल होगी, वो होगी डेल बी डेल एम सी स्क्वायर के, है ना कि। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी ना गाइस, वो कितनी होगी, जो बाइंडिंग एनर्जी है डेल ऑफ ई बी, वो किसकी इक्वल होगी, डेल एम सी स्क्वायर। तो डेल एम कितना है हमारे पास, हमें अभी निकाला था डेल एम, तो डेल ई बी जो बाइंडिंग एनर्जी है कितनी हो जाएगी, डेल कितना था, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है गाइज, ये है क्या, डेल एम, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, डेल एम सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी आ गई गाइज। ठीक है गाइज, अब हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस जो है कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है, ये किससे डिपेंड कर रहा है कि उसको कितनी ज़्यादा, जैसे कि उस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियन है उनको सेपरेट करने के लिए इसको कितनी न्यूक्लियाई जो है बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल है। तो हमने देखा कि इसका हमने एक ग्राफ देखा, एक प्रैक्टिकल किया कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है और उसके जो है जो मास नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड एक ग्राफ प्लॉट किया और उससे हमें कुछ जो है रिजल्ट मिले और उनसे हमने क्या है कुछ हमने रिजल्ट निकाले गए उस एक्सपेरिमेंट से, उनको हम डिस्कस करते हैं गाइस किस एटम को कितनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी उसके न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इससे हम पता करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो ये होगी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। ओके गाइस, तो अब हमने बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व डिनोट किया है गाइस उसके बारे में हमने जो जैसे एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे जो रिजल्ट मिले हैं वो यहाँ पर लिखे, और जो किस तरीके का हमें कर्व मिला है वो देखा गया कि मास नंबर जैसे जैसे बढ़ा है और उसके पास पर यूनिट जो है बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बाद में बात करें और इसकी जो यूनिट है
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गाइस, ठीक है। इसमें मेजरमेंट किया गया, तो हमने देखा था कि जो है H1 जो है उसकी बात कर रहे हैं, या उसी के नज़दीक जो H1 2H1 इसकी बात कर रहे हैं, और ये इसी तरीके से ये बहुत ही नज़दीक है। तो हमने देखा कि गाइज ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, इनकी जो है कम हाइड्रोजन के जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी जो कि क्या है बहुत ही कम है, लेकिन गाइज हीलियम की जो है बढ़ रही है गाइज, ठीक है, पीक पे जा रही है। हीलियम क्या है, पीक पे जा रही है करस्पॉन्डिंग टू, जिसके रेस्पेक्ट में किसी लिथियम के। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन जो है एकदम से उसका स्टेबल हो रहा है, कार्बन की जो है बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन की। यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन 16 की, ऑक्सीजन 18 की कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये हीलियम है, ये क्या है ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर में इनके जो आसपास के जो है ना जो हम बात करें न्यूक्लियाई है, उनके कंपेयर में ये न्यूक्लियाई क्या है ज़्यादा स्टेबल है। और इस ग्राफ में देख रहे हैं जो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है ना वो क्या है, Fe आयरन के लिए मिल रहा है गाइस, और आयरन 56 के लिए जो मैक्सिमम मिलता है, और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। किसके लिए, Fe के लिए गाइस, ठीक है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। और उसके बाद ये वापस कम होता जाता है गाइस यूरेनियम 56। और ये जो है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा किसके लिए मिल रही है, हम देख रहे हैं गाइस कि 30 से लेकर 120 के बीच में जो है ना ग्राफ फ्लोट होता है, उनके बीच में ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा स्टेबल होती है, मतलब नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और वो एवरेज बाइंडिंग जो एनर्जी होती है उसके बीच में है, इसके बीच में एवरेज बाइंडिंग जो एनर्जी है किसके बीच में 32 180 120 के बीच में जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है ना वो कितनी मिल रही है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गाइस, ठीक है। तो वो ज़्यादा स्टेबल है गाइस, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी 8.8 है गाइस। तो इसको देखते हैं हमने क्या लिखा कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए बात करें, लाइक H1H H1H2, ठीक है, इज लेस, यानी कि उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लेस है, कम है, बहुत ही कम है। इसका मतलब वो क्या है, देयरफॉर दे आर लेस स्टेबल, यानी कि ये क्या है बहुत ही कम स्टेबल है। सेकंड बात करते हैं फ्रॉम द मास न्यू नंबर, जो है फ्रॉम द मास नंबर जो है रेंजिंग फ्रॉम द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, यानी कि 2 से लेकर 20 के बीच में जो मास नंबर है रेंज कर रहे हैं हमारे कहाँ से 2 से 20, दे आर देर आर सम शार्पली डिफाइंड पीक्स, यानी कि वहां पर क्या आ रहा है, कुछ शार्पली पीक आ रहे हैं जो कहां से लग रहे हैं 2 से, हीलियम से लेके 20 तक, ठीक है गाइस, कहां से 20 के बीच में जो कुछ शार्पली पीक आ रहे हैं जो कि क्या मतलब एकदम से ऊपर उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, एकदम से बाइंडिंग एनर्जी ऊपर बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू उनके पास के जो है ना उनकी बजाय। तो दे आर सम शार्पली डिफाइंड पीक करस्पॉन्डिंग टू, जैसे 2He हीलियम, जैसे 6C12 और 8O6, ये सब क्या आ रहा है, शार्पली पीक आ रही है इनकी। यहाँ पर देखिए ये ऊपर आ रहा है सब, तो पीक पर जा रहे हैं। तो यानी दे पीक इंडिकेट दैट देयर आर न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, यानी कि उनकी जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है देन देयर नेबरहुड न्यूक्लियाई, यानी उनके पास के जो नेबरहुड न्यूक्लियाई है उनकी कंपेयर में इनकी जो है बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब इनकी जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, आफ्टर दैट द बाइंडिंग जो कर्व है जो ब्रॉड, इनकी वो क्या है, ब्रॉड हो जाता है, मैक्सिमम इन रेंज ए टू ए, मतलब ए मास जो है, मास नंबर जो है वो कितने 32 180 120 के लिए गाइस, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि इनके बीच में जो करस्पॉन्डिंग जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इनकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी आ रही है, किसके बीच में 30 से 120 के बीच में, तो कितनी आ रही है 1.8 मेगावोल्ट। और द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, मैक्सिमम यहाँ पर देखिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन, Fe फॉर आयरन, यानी कि Fe के लिए जो है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। फिर बात करें एज द मास नंबर इंक्रीजेज एज 92 से यूरेनियम बात कर रहे हैं कि 92 U28 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे मास नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एट हैज फाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहाँ पर हमें जो एनर्जी मिल रही है, बाइंडिंग एनर्जी जो है कितनी मिल रही है
तो बाइंडिंग एनर्जी वहां पर कितनी मिल रही है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गाइस। तो इस तरीके से हमने इस कर्व को समझा कि दोनों के कंपेयर में तो जिसकी पर यूनिट न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो क्या होता है ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी कम है वो क्या होगा कम स्टेबल होगा गाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस न्यूक्लियन फोर्स या न्यूक्लियस जो है उसके बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है। अब ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। देखिए बाइंडिंग एनर्जी से हमें क्या पता चलता है कौन सी न्यूक्लियन जो है ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा नहीं। दूसरा ये बोल रहा है कि द फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व वी एबल टू नो दैट कि विच एलिमेंट विल अंडरगो ए न्यूक्लियन फ्यूजन और या न्यूक्लियन फिजन। जो है न्यूक्लियन फ्यूजन और न्यूक्लियन फिजन यानी कि ये क्या कि न्यूक्लियन फ्यूजन और न्यूक्लियन फ्यूजन कौन सी न्यूक्लियन में होगा, कि जैसे कि दो कमांड होकर जैसे कि न्यूक्लियन फिजन होता है और फिर न्यूक्लियन जो है फ्यूजन होगा। तो ये इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि किस न्यूक्लियंस के बीच में न्यूक्लियन फिजन होगा या फिर किन के बीच में न्यूक्लियन फ्यूजन होगा, ये हमें किससे पता चलता है बाइंडिंग वर्क जो कर्व है इससे पता चलता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है गाइस, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसी है कि बहुत ही क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है गाइस, ठीक है, जो क्या करता है न्यूक्लियन को एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करता है गाइस, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अट्रैक्शन विच होल्ड द टुगेदर द न्यूक्लियन इन ए स्मॉल न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियन एटम के अंदर होता है। तो ये जो न्यूक्लियन होता है इनको आपस में अट्रैक्ट करने का ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। एटम इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्सन, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये जो हमारा न्यूक्लियस फोर्स है। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशन हो चाहे वो सब हो, इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है गाइस। तो ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स हो गया। अब हम बात करें प्रोपर्टी ऑफ न्यूक्लियस फोर्स। तो इसका हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस फोर्स जो है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर गाइस। तो they are strongest force in the nature, ठीक है। ये क्या है नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरा तो ये क्या है, दूसरा ये बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग है। देखिए जो न्यूक्लियस है ना वो कितनी स्मॉल छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग है। इनकी रेंज क्या होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो दे आर वेरी शॉर्ट रेंजिंग फोर्स, दे आर वेरी शॉर्ट रेंजिंग फोर्स। ये क्या है, इनकी रेंज क्या होती है बहुत ही छोटी है, जो है ना बहुत ही छोटी रेंज पर ये लगते हैं। जैसे ग्रेविटेशन है बहुत ज़्यादा रेंज का होता है, ठीक है ना। तो और जी बाकी जो फोर्सेज है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सारे क्या होती है रेंज इनकी जैसे मान लो बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके आर स्क्वायर के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो उनका फोर्स क्या होता जाता है कम होता जाता है। लेकिन ये क्या होता है ये जो है ना ये किसी के ये तो ये क्या है एकदम से कम हो जाते हैं। जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये फोर्स क्या होता है एकदम से कम हो जाता है। तो ये इनवर्स वाले लोग को ओबे नहीं करते, है ना, ठीक है गाइस। तो इसको हम लिख सकते हैं दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, लिख सकते हैं दे डू नॉट obey the inverse, they do not obey the inverse square law, है ना। ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ एकदम से कम होते हैं गाइस। ये किसी लोग को कम होने के लिए किसी लोग को फॉलो नहीं करते गाइस, ठीक है ना। जैसे ही एकदम से डिस्टेंस बढ़ी इनकी डिस्टेंस बढ़ी एकदम से कम होते हैं गाइस, कोई लोग को फॉलो नहीं करते। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो लिख लेते हैं गाइस। ये जो क्या कहते हैं कि इसके अंदर देखिए जो न्यूक्लियस फोर्स जो होता है ना गाइस, ये फोर्स जो है इनके ऊपर ये किसी मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है किसी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है गाइस। तो देखिए जो हमारा न्यूक्लियस फोर्स होता है ना वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, जो न्यूट्रल है उस पर कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। द न्यूक्लियस फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन आर सेम, यानी कि सब जगह वो क्या लगता है हमेशा सेम लगता है। ये किसी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं कर सकता।
तो हम लिख सकते हैं जो है न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड, जो है इलेक्ट्रिक जो है हमारा जो है ना उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।